शुरू से ही आदत होनी चाहिए कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, पहले तो उसको एनालाइज़ करो, ठीक है? कि वो सीन क्या है, उसमें क्या वो हमसे रिक्वायरमेंट्स हमें क्या हैं, हमें क्या वो माँग रहा है हमसे और हमने इसमें क्या-क्या काम करने हैं, ठीक है? आप उसका आपने जो होता है ना कोड करने से पहले उसमें कुछ प्री कोडिंग हमारे पास प्रैक्टिसेज़ होती हैं जो हमने करनी होती हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि उसका हम लोग कोई रफ़ एल्गो बना लेते हैं, ठीक है? एल्गोरिदम लिख लेते हैं कुछ भी, कोई सूडो कोड लिख लेते हैं। अब सूडो कोड एल्गोरिदम का आपको पता है या नहीं पता? ये कर लेते हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है कि हम उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमें एक मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। ये हम क्यों करते हैं ताकि हमें जो प्रोग्राम का एक फ्लो है ना, कि हमने पहले क्या करना है कि पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जब सम करवाना है तो पहले हमने एक नंबर इनपुट करवाना है, फिर दूसरा नंबर इनपुट करवाना है, फिर उसपे हमने उसको लॉजिक देनी है कि इनको आपने प्लस करना है, फिर हमने उसको बोलना है कि इसको आउटपुट करवाओ। तो ये हमारे पास तकरीबन 4 से 5 स्टेप आ गए हैं, ठीक है? इसको हमने अब पहले से एक आप चाहे इसको पेपर पे ही लिख लो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसका कोई कंप्यूटर पे बनाना है। एक पेपर पे आप इसका स्केच एक कह लो रफ स्केच बना लो, ठीक है? जिससे आप लोगों का फिर कोड करना ईज़ी हो जाता है। आप जब पहले से इसका नहीं ना बनाओगे तो फिर जब हम कॉम्प्लेक्स थोड़े टास्क में जाते हैं तो उसमें फिर आपको इश्यू होता है। आगे जाके पता चलेगा कि यार हमने तो पीछे कुछ थोड़ा ये काम ऐड करना था, वो फिर बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम पहले या तो एक एल्गोरिदम बना लेते हैं उसका, या तो हम उसके सूडो कोड लिख लेते हैं या फिर हम लोग उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम ये होता है कि हमने उसका कोई कोड लिख लेना है, रफ़ सा कोड लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, यही अगर सम वाला करना है ना, तो आप उसको दे दोगे कि पहले इनपुट ए, इनपुट बी, ठीक है? कोई 2 नंबर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और फिर आप उसको दे दो ए प्लस बी, फिर लिख दो प्रिंट ए प्लस बी या प्रिंट आपने उसको ए प्लस बी को किसी सम में स्टोर करवाया है या कुछ, तो आप उसमें उसको एक रफ़ सा आपने कोड लिख लिया। फिर हमारे पास क्या होता है, अच्छा जो लोग लास्ट सेशन ले चुके हैं थोड़ी देर बेशक वेट कर लें, मैं क्योंकि आज सिलेक्शन तक इनको करवाऊँगा। काफ़ी सारे लोग हमारे पास न्यू हैं, ठीक है? तो हमने जो है ना मैं कहाँ पे था? अच्छा, तो हमने उसका एक ये हमारे पास आ जाता है एल्गोरिदम जिसमें हम लोग उसका कोड लिखते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि हमने उसका सूडो कोड लिखना है। कोई एक काम आप कर सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है तीनों ही करने हैं। तो सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड में ये होता है कि आपने इस कोड के साथ ना एक इंग्लिश थोड़ी लिख लेनी है। मतलब आप इंग्लिश के साथ कंबाइन करके लिख लेते हो कि अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए कि हमने पहले ये काम करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है? फिर स्टोर इन ए, स्टोर इन बी और फिर उसको लॉजिक दे दें कि सम दीज़ और उसको दे दो कि ए प्लस बी और उसको सम में स्टोर करवा दें फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और फिर उसको प्रिंट करवा दें। यानी कि आप इंग्लिश के साथ इंग्लिश कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश और कोड ना कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड कोड आपका सूडो कोड कहलाता है, जबकि आपके पास एल्गोरिथम जो होता है उसमें सिर्फ़ आप कोड के हिट्स देते हो, ठीक है? फिर तीसरी यहाँ तक क्लियर है एल्गो और सूडो कोड में डिफ़रेंस कि क्या होता है? जी, जी सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। आगे ये सब कुछ मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ कोड करके बताता हूँ, ठीक है? पहले मैं आपको थोड़ी-सी थ्योरी बता रहा हूँ ताकि सीन क्या है आपको पता चल जाए, जिनको नहीं भी पता। आगे हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोग तीसरी चीज़ हमारे पास फ्लो चार्ट है कि यूज़िंग सिंबल्स हमने प्रोग्राम के फ्लो को डिस्कस करना है। जैसे हमने किया था ना कि इसमें सिर्फ़ हम लोग स्टेटमेंट्स लिख रहे थे। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हम लोग सिंबल्स हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं ऑलरेडी। अभी हम जब रैप्टर में जाएँगे ना मैं आपको बताऊँगा कि ये सिंबल्स हैं। तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा एक प्रोग्राम का फ्लो बना लेते हैं, सेम वाइज़ इसी स्ट्रक्चर में, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आपके लिए जो चीज़ ईज़ी है आप उस चीज़ को फ़ॉलो करो, ठीक है? आपको टीचर अगर देते हैं आपके सर या जो भी हैं वो आपको देते हैं कि आप ये काम करो, तो आप उसको वो शायद उसमें आपको कहीं भी से कि आप इसका अभी क्योंकि आप स्टार्ट पे हो कहेंगे इसका सूडो लिख दो, इसका एल्गो लिखो साथ तरफ या फिर इसका फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है? एक असाइनमेंट मेरे पास आई भी थी अभी पीछे, तो उसमें फिर आप पे डिपेंडेंट है कि आपने एक वो तो चलो सर करवा रहे हैं, लेकिन आपने थ्रू आउट द अपना करियर आपने जब भी कुछ करना है या थ्रू आउट द डिग्री, आप उसका पहले से इन तीनों स्टेप में से कोई एक काम कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, उसमें हमने क्या-क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हर चीज़ आपको पहले से एक रफ स्केच बन जाता है, ठीक है? उसको जब एक रफ स्केच बना लोगे ना आप, उसको फिर कोड करना ईज़ी हो जाएगा।
रफ स्केच भी आपका तब बनेगा जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होंगी, ठीक है। आपको पता होगा कि आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन दिया जाए आप उसको पढ़ो एक दो बार, आपको पता चल जाए कि इसमें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज़ें, ठीक है, ताकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाए। आगे जा आपका आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट इस तरह की आएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी हमने करना क्या है, ठीक है। अक्सर अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग इसको करोगे, तो आपको इसके लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी करनी है ताकि आपका ये इशू आपको फेस ना हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि ये 3 काम हमने जो प्री कोडिंग टेक्निक्स हैं, 3 प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या है और कैसे करते हैं? साथ-साथ रिस्पॉन्ड करते जाएँ यार, क्योंकि फिर आगे बंदा चलता जाए जल्दी-जल्दी। ठीक है। जिन-जिन के असाइनमेंट्स हैं या कुछ जो मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं, वो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दो या फिर ग्रुप में मेंशन कर दो, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमारे पास ये तो 3 काम हो गए कि अभी हमने कोड स्टार्ट नहीं किया, हमने पहले सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज़ किया, उसके बाद हमने उसको एक रफ स्केच बना लिया कि हमारे पास क्या-क्या हमने काम करना है या क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? ये हमारे पास काम हो गया। अभी तक हमने क्या कवर किया है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होती है, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिया कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेज़ क्या होती हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, कंप्यूटर कोड करने से पहले डिफरेंट कोडिंग स्किल्स कौन-सी हैं, प्री कोडिंग स्किल्स कौन-सी हैं, ठीक है? ये च यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है, मैं आप लोग इसलिए साथ-साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। किसी को कोई इश्यू होता है साथ-साथ क्वेश्चन कर ले, ठीक है? आगे जनाब हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग आ जाते हैं एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज पे, ठीक है? तो पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे वेरिएबल होता है, इनपुट होती है, आउटपुट होती है, वेरिएबल्स होती हैं, होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, इस तरह की, ठीक है? अब हमारे पास कॉमनली यही 2 चीज़ें स्टोर होती हैं कि एक वेरिएबल होता है, ठीक है? अब वेरिएबल क्या होता है? आपको टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा। तो वेरिएबल क्या होता है कि एक मेन मेमोरी में सॉरी, एक लोकेशन क्रिएट कर देता है हमारा कंपाइलर, या फिर हमारा कंपाइलर एक मेन मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो बात की कि सम करवाना है 2 नंबर्स का, तो हम वो 2 नंबर्स का सम करवा के हम सम में उसको स्टोर कर देंगे, सम नाम के वेरिएबल में फॉर एग्जांपल। तो वो जो सम नाम का वेरिएबल है, वो मेन मेमोरी में उसने एक लोकेशन क्रिएट कर दी है हमारे लिए, जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अब वेरिएबल में हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, उसकी एक मेन मेमोरी में लोकेशन क्रिएट होती है। यहाँ तक इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब उसमें वैल्यू एंटर कैसे होती है, ये आ जाता है इनपुट। इनपुट क्या होता है कि अब एक वेरिएबल में फॉर एग्जांपल आपने दो तरह से वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। एक ही होता है कि हम लोग ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, हम लोग जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, आप लोग जो कोड लिखोगे बिफोर रनिंग, आप लोग कोड के अंदर ही उसको फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5 कर देते हो, b इज इक्वल टू 6 कर देते हो, कोई नेम कुछ भी दे देते हो। हम डाटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो कोई भी आप इनपुट बाय डिफॉल्ट उसको दे देते हो, जब तक आप कोड जो आपने किया है ना, आप कोड में चेंजेस नहीं करोगे, आपकी वो वैल्यू उसमें तब तक वही स्टोर रहेगी। फॉर एग्जांपल a में आपने 5 स्टोर किया तो वो 5 5 ही रहेगा, जब तक कि आप उसको चेंज करके कोई और वैल्यू स्टोर नहीं करवा देते, ठीक है। आगे आ जाता है कि हमारे पास दूसरा मेथड क्या है इनपुट लेने का। दूसरा मेथड होता है कि एक वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये आपने क्रिएट किया है, और आप इसमें यूज़र को प्रॉम्प्ट करोगे कि इसमें वैल्यू एंटर करो, और वो उसमें फॉर एग्जांपल 5 ही एंटर कर दे, 10 व्हाटएवर एंटर कर दे, तो वो आपके पास आ जाती है इनपुट की दूसरी टाइप, जो कि हर बार प्रोग्राम के जब एग्जीक्यूट होगा ना कोड कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट उसको असाइन नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो कि इनपुट में दे देते हो कि इस वेरिएबल में इनपुट स्टोर करवा दे यूजर से, ठीक है। तो वहां से जो वैल्यू भी स्टोर होगी, हर बार प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, वो स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी इनपुट वाली, हर बार आपकी वो नई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ करेगी, और हर बार आपके पास नई इनपुट आएगी, नई वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर होगी। ये होते हैं हमारे पास दो तरीके इनपुट स्टोर करवाने के वेरिएबल में। इसी समझ आ गई? ये दूसरे वाला बता दें। यूजर से इनपुट लेने वाला। जी सेकंड में। अच्छा,
ये आप अभी मैं कोड भी करूंगा ना, आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला हमारे पास क्या है कि हम बाय डिफॉल्ट कोड में उस चीज को स्टोर करवा देते हैं, किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये एक चीज है जो कि हम लोग करते हैं, जब तक आप कोड में चेंजेस नहीं करोगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि जब हमने कोड में हम बाय डिफॉल्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, फॉर एग्जांपल ए ही है, ठीक है, या कोई नंबर नाम का वेरिएबल है, वट एवर जो आप कह लो, कोई नाम का वेरिएबल है, उसमें आपने यूजर को प्रॉम्प्ट करना है, यूजर से कहना है, स्टेटमेंट आप जब इनपुट में डालते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होकर यूजर से इनपुट लेती है, ठीक है। वो उसका फिनोमेना ही है, उसका प्रोसेस ही है कि वो इनपुट स्टेटमेंट आप जब भी यूज करोगे तो वो यूजर से इनपुट लेगा। जब हम पूरा प्रोग्राम रन करते हैं ना, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो जब स्टेप वाइज चलता है, तो जब वो इनपुट स्टेटमेंट पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली यूजर से इनपुट लेगा, वो आपको दोबारा एरर वगैरह नहीं देगा, ठीक है। उसमें आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले तरीके में किया है, ठीक है। दूसरे में आप लोग जब भी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इनपुट स्टेटमेंट, वो यूजर से इनपुट लेगा और ऑटोमेटिकली उसको स्टोर करवा देगा उस वेरिएबल में। ये दूसरा तरीका है और ये हर बार चेंज होगा। समझ आ गई? जी ठीक। जी जिशान, क्वेश्चन है? सर ये आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मैंने जो अभी आप स्क्रीन पढ़ा शेयर रहे हैं। की। मैंने अभी स्क्रीन शेयर की ही नहीं है, कोड में जाऊंगा तो करूंगा ना। अभी आपको मैं जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए कि है क्या। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जितना कवर किया है क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने डिस्कस कर लिया कि वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो आप एक बार असाइन कर दो, जब तक दोबारा आप उसमें वैल्यू चेंज नहीं करोगे तो वो चेंज नहीं होगी। आप इसको कंफ्यूज ना करो, आप फिलहाल कांस्टेंट को यहीं तक लेके चलो कि कांस्टेंट वैल्यू, जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.1416, वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। इस तरह की और वैल्यूज जो होती हैं, हम जब कोड में जाएंगे तो तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों से। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया है ए नाम से, तो अब हम उसमें वैल्यू जब स्टोर करवा रहे हैं तो वो किस तरह की वैल्यू है, आया कि वो कोई नाम है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर्स बेस्ड है, कोई अल्फाबेटिकल कोई चीज़ है, ठीक है, या फिर वो आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कोई नंबर है, 1 है, 2 है, अप टू सो ऑन कुछ भी, या कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है, जैसे कि पॉइंट वाले जो वैल्यूज होती हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। 2.5, 10.6, कुछ भी वट एवर हो सकता है, ठीक है। तो अब इनके लिए हमारे पास अब ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनके लिए डाटा टाइप्स होती हैं तीन, फिलहाल के लिए अभी आपके कोर्स में, ठीक है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं कि हमारे पास पहली डाटा टाइप होती है कि डाटा की टाइप कौन सी है, इन शॉर्ट, ठीक है। डाटा टाइप का यही है कि डाटा की टाइप कौन सी है जो कि आप उस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। तो हमने कुछ डिक्लेरेशन, रैप्टर में हम लोग डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कि इस वेरिएबल में इस तरह की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, और अगर वो ना होती, नहीं होती इस तरह की, तो वो उसमें फिर आगे उसको एरर देता है वो। लेकिन अभी तक हमारा जो रैप्टर का जो कोर्स है इसके हद तक हम रहते हैं, तो हमने इसमें कुछ डिक्लेयर नहीं करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह का, आप कोई नोटबुक ले लो, उस पर नोट कर लो ये चीज़ें, ठीक है। हमें तो आईसीटी में उन्होंने पढ़ाया था सर ने, पर आपको नहीं पढ़ाया होगा शायद तभी। तो हमारे पास क्या होता है कि डाटा टाइप्स तीन तरह की हैं। एक होती है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर क्या होता है, कोई भी वैल्यू जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आता, जिसमें पॉइंट की वैल्यूज नहीं आती, ठीक है। 1 2 3, इवन 1.0 भी नहीं आएगा, ठीक है। वो एग्जैक्ट पॉइंट उसमें यूज ही नहीं होगा। 1 2 3 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस तरह नेगेटिव कोई वैल्यू हो सकती है, -1 -2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू यूज नहीं होती। इसको हम कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप, आई एन टी से इनको इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आई एन टी आगे वेरिएबल कुछ भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना, जस्ट जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप हो गई। आगे हमारे पास आ जाती है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप में क्या होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, उनके लिए फ्लोट की वो यूज होती है, ठीक है, डाटा टाइप। तीसरी चीज जो हमारे पास है जब हमें यूज करने हैं, जैसे हमारे पास होते हैं डॉलर साइन हो गया, हैश एक्सेट्रा, जितने भी होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास अल्फाबेटिकल कोई चीज आ गई है, कोई नाम आ गया है, कुछ भी,
चाहे वो अपर केस है चाहे वो लोअर केस है। जब हमने उसको स्टोर करवाना होगा तो उसमें स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में कुछ थोड़ी सी चीजें नोट करने वाली हैं। पहली बात तो स्ट्रिंग की आपके पास निशानी ये है कि कोई भी चीज जो कि डबल कोटेशंस में लिखी जाएगी, डबल कॉमा नहीं होते, जो डबल कोटेशन होते हैं, आपको पता होगा डबल कोटेशन का तो सबको पता होता है। डबल कोटेशंस में जो भी चीज लिखी जाएगी, चाहे वो 1 2 3 लिख दिया आपने, वन ही लिख दिया, लेकिन वो आपने डबल कोटेशंस में लिखा है, वो एज इट इज प्रिंट होगी, एज इट इज कहीं पे स्टोर करवानी है स्टोर होगी, कहीं पे उसको कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, वो एज इट इज उसको कंपाइलर स्ट्रिंग्स के अंदर जो चीज हमने लिखी होगी ना डबल कोटेशंस के अंदर, वो स्ट्रिंग कहलाएगी, और उसके ऊपर कोई भी काम वो एज इट इज प्रिंट होता है। अब स्ट्रिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक नाम स्टोर करवाया, मेरा नाम एसन है, मैं एसन डायरेक्ट उसमें डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया। अब मैं कोड में कहीं भी उस चीज को यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर किया ना, तो वो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करता, बल्कि उसको एज इट इज पूरी स्ट्रिंग को उठा के वहां पे स्टोर करवा देगा। इसी तरह कहीं प्रिंट करवाना है तो उसको पूरी स्ट्रिंग को उठा के वहां पे प्रिंट करवा देगा, उसमें वो कुछ इस तरह का चेंजेस नहीं करता, ठीक है, अनलेस कि हम कोई ऑपरेशन इस तरह के परफॉर्म ना करें। अब आगे जाके आपके पास फंक्शन आएंगे, हर चीज। मैं आपको सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग होती क्या है। एनीथिंग रिटन विद इन दी डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अभी तक आप इतना याद रखो, कोड में जाते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अभी तक हमारे पास क्या हुआ, इनपुट आउटपुट, इनपुट हो गई हमारे पास, वेरिएबल्स हो गए, डाटा टाइप्स हो गई। आउटपुट, आउटपुट आपने कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, कुछ आपने प्रॉम्प्ट प्रिंट करवाना है, वो आपके पास आउटपुट आ जाता है। बेसिक बेसिक थ्योरी यहाँ तक आपको समझ आ गई कि क्या है, या कोई कंफ्यूजन है? समझ गए भाई, समझ आ गया। बाकी सब क्यों सो रहे हैं? समझ गया। सॉरी। आ गए सर, आ गए। भाईजान थोड़ी बहुत वेरिएबल में नहीं समझ आया। अच्छा, वेरिएबल में समझ नहीं आई। निशान आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने बोला सर समझ आ गई है। अच्छा। अच्छा दाऊद, आपको वेरिएबल नहीं समझ आया। वेरिएबल जो है, अभी कोड में आप लिखोगे ना आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं जस्ट आपको थ्योरी बता रहा हूँ। कोई भी चीज, कोई भी हाँ, कोई भी चीज जिसमें आपकी वैल्यू वेरी करे, आपकी वैल्यू चेंज हो जाए, टाइम टू टाइम चेंज होती रहे, चाहे वो किसी तरीके से भी हो रही है, तो उसको आप वेरिएबल कहते हो। वेरिएबल वैल्यू को यही कहते हैं कि जो चेंज होती रहे, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस पता है ना, सब फिजिक्स पढ़ के आए हैं, मैथ पढ़ के आए हो, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल कितना तो डिफरेंस पता ही होता है कि एनीथिंग दैट चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल, और जो चेंज ना हो उसको कांस्टेंट कहते हैं। इतनी समझ आई? पता है ना? हाँ। तो अब हमारी कोई भी वैल्यू जो कि चेंज होगी टाइम टू टाइम, वो कहलाएगी वेरिएबल। और कोई भी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगी, वो जैसे पाई की वैल्यू अब एक स्टैंडर्ड चीज है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन वेरिएबल, अब आपने कोई भी नाम, अब फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं उसमें, तो पहले हम उसको दे देते हैं, आपका नाम दे देते हैं दाऊद, ठीक है। दूसरी बार हम उसको दे देते हैं जीशान, तीसरी बार अमार, फहद, कोई भी नाम देते हैं, तो वो हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो वो आपकी कहलाएगी वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। और हम उसको किसी भी एक मेमोरी एलोकेशन में स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल इज नथिंग मोर देन अ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब मैंने थोड़ा आसान कर दिया, अब समझ आ गई? हाँ जाहिर है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। ये तो बेसिक आपके पास फंडामेंटल्स है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग रैप्टर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। रैप्टर बेसिकली है क्या? रैप्टर एक, मैंने आपको बताया ना, प्री कोडिंग 3 टेक्निक्स जो है हमारे पास, एल्गोरिदम है, सूडो कोड है, और फ्लो चार्ट है। उनमें से एक आपके पास फ्लो चार्ट जो है ना, हम उसको इसमें रैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रैप्टर क्या है कि एक फ्लो चार्ट ऐप है, जो कि हमारे पास, हम जिसको कोड करते हैं और उसमें हम रन भी कर सकते हैं। अच्छा सॉरी। तो हमारे पास रैप्टर क्या है कि एक फ्लो चार्ट ऐप है, ठीक है,
जिसमें ना कि सिर्फ हम एक प्रोग्राम को फ्लो डिस्कस करते हैं, बल्कि आप उसमें कोड करके एक स्पेसिफिक सिंटैक्स के साथ उसमें आप लोग प्रोग्राम को रन भी करवा सकते हो। ठीक है, आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमें यही लगता था कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपकी डिबगिंग स्किल्स अच्छी होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपको पता चलेगा कि आपने प्रोग्राम का फ्लो कैसे करना है डिस्कस यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, इसमें स्पेसिफाइड सिंबल्स है। अभी हम लोग ऐप में जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि रैप्टर में सिंबल्स कैसे होते हैं, हर चीज़ सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, तो जनाब हम लोग थोड़ा मैं आपको बेसिक्स इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि अगर किसी को बिल्कुल जीरो इंट्रोडक्शन है तो उसको भी साथ साथ पता चलता रहे, वरना आपको काफ़ी लोगों को पता ही है ये चीज़। ठीक है, और अब हम लोग रैप्टर की तरफ, जो मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट ऐप है, सिंपल सा उसका इंट्रोडक्शन। फ्लो चार्ट ऐप है जिसमें आप लोग कोड करके अपने प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हो यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, अब सिंबल्स के अंदर आप लोग कोड करते हो। हम लोग चलते हैं रैप्टर की तरफ, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इतना समझ आ गया ना रैप्टर क्या है? इतना तो आपको पता ही होगा, स्टार्ट किया आपने। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। ओके, सर हो रही है। ठीक है, चले। अच्छा, कोई भी इशू आता है साउंड में या फिर स्क्रीन में तो मुझे बता देना। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास है रैप्टर की ऐप, ये रहा। ठीक है, अब आपने रैप्टर सबने डाउनलोड किया हुआ है, एक है एक सर, लैब है तो सर, सबने कर लिया ना? कर ली। एक एक आपने लैब सबने कर लिया। आपको ये पता होगा कि रैप्टर क्या है। ठीक है, और रैप्टर का इंटरफेस क्या है। अगर आपने डाउनलोड किसी ने नहीं किया हुआ तो वो जाके गूगल से सॉफ्टोनिक रैप्टर डाउनलोड फॉर पीसी सर्च करें, और उसमें सॉफ्टोनिक का जो पहला आएगा ना, अ, जो भी वेबसाइट आएगी, लिंक आएगा, उसमें पहला जो आता है इंटरफेस, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, एक सेकेंड। कहाँ गया है? ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ कि रैप्टर हमारे पास क्या है। ये हमारे पास उसका एक बेसिक इंटरफेस है। ये हमारे पास उसकी दूसरी विंडो होती है, हमारे पास दो विंडोज एट अ टाइम ओपन होती हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो भी चीज़ होती है ना, मास्टर कंसोल इसको कहते हैं, जहाँ पे हम जो भी काम करेंगे, कोई आउटपुट करवाएंगे या कोई भी एरर आता है, कुछ भी वट एवर, वो यहाँ पे आपको शो हुआ करेगा जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि रैप्टर की वे सीन क्या है इसका सारा। ये मैं बस, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट जो है वो यूजिंग सिंबल्स हमने कुछ उसका कोड करना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास वो सिंबल्स हैं जो हम इसमें यूज करेंगे आगे जाके। मैं आपको सबका पर्पस बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे सर आ थोड़ा जाते हैं, जूम डिफरेंट। क्या हुआ? थोड़ा जूम इन कर दें सर, वो 80% से 100 या 120 कर दें। जी जी, करता हूँ। पहले आप समय चलो है क्या, अब सही है? सही है सर, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऊपर ये मेन्यू बार आ जाता है। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे कुछ खास है नहीं, ये सेव करना है कुछ भी। ये स्केल यही है जो हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। आगे ये रन है, आपको इसकी जरूरत नहीं, आप इनसे काम ये वाला सारा चला सकते हो। ये है, ये आप इनका, आपका ये चार जो सिंबल्स है ना, ये आपके काम के हैं। ठीक है, ज्यादा आप उसको डीपनेस में ना जाओ। तो हमारे पास ये वाला सिंबल क्या होता है कि एग्जीक्यूट टू कंप्लीशन। जब आपने एक कोड कुछ कर लिया है तो आपके पास, आप इसको क्लिक करोगे और आपके पास ये देखो प्रोग्राम चला,
रन कंप्लीट, अभी हमने कुछ कोड नहीं किया था, ये बाय डिफॉल्ट उसके 2 सिंबल्स हैं, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास होता है कि कहीं पे कोड चल रहा है तो हम उसको दरमियान में पॉज करना चाहें, कोई लंबा कोड होता है उसको हम पॉज कर सकते हैं। ये होता है कि आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको प्रोग्राम को जहाँ पे है वहीं पे एंड कर दो। और ये होता है आपका स्टेप वाइज चलाना है, ये देखो मैंने स्टेप वाइज किया और ये अब चला। एक एक स्टेप को आपने जब करना होता है तो तब आप ये वाला मेन्यू को यूज करते हो, ठीक है। आगे आ जाता है ये वाला सीन। अब ये क्या है कि ये प्ले स्पीड है, ठीक है। अब ये जितनी स्पीड में हम लोग चाहते हैं कि हमारा फ्लो चले प्रोग्राम का, जितना जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। कभी हम ये चाहते हैं कि अगर स्लो स्लो हमें चलाना, हमें पता चले कि एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तो हम लोग इसको स्लो कर लेते हैं, वरना हम तेज कर लेते हैं, फौरन से ये पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जो भी हम कोड करेंगे इसमें। आगे हमारे पास ये आ जाता है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि स्केल है। अब ये मैं 40 पे करूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, 100 हो गया। 80 to 100 आई थिंक वो इनफ होता है, क्योंकि जब आप बड़ा कोड लिखते हो तो उसमें इश्यू आता है आपको, ठीक है। तो ये हमने कुछ सिंबल ऊपर वाले बेसिक डिस्कस कर लिए। किसी का क्वेश्चन है? हैंड रेज किसने किया? अनेबल टू सी द स्क्रीन, क्यों? बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर, विजिबल है। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है आपका ठीक हो जाए। अच्छा, तो यहाँ तक हम आ गए कि ये हमारे पास थोड़ा सा हमने बेसिक ऊपर डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। या ज्यादा आपका इस पे कंसर्न नहीं है, कंट्रोल एस से आप लोग सेव कर सकते हो और सब कुछ, तो ये आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा कि सेव एज कहाँ से होगा ये वो। यहाँ से आप लोग रन कर सकते हो। ये 4 आपके काम के बटन हैं, ये आपका ये 2, ये 4 और ये 2 आपके काम के हैं जो आपने बेसिक काम करना है। थोड़ा उसको टू द पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये क्या है, ये जो मेन वाली है स्क्रीन, ठीक है। अब मेन जो है ना, ये एक बाय डिफॉल्ट आप कह लो एक कीवर्ड होता है। हर लैंग्वेज में जब आप यूज करोगे ना तो उसके सिंटैक्स में एक मेन लाजमी होता है। मेन नाम का कोई फंक्शन होगा, मेन नाम का कोई मॉड्यूल, कोई क्लास, कुछ भी होगा। जैसे जावा में मेन की क्लास होती है, पाइथन वगैरह में या जो बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं, कहीं पे मेन का फंक्शन होगा, कहीं पे मेन की क्लास होगी। और जब कंप्यूटर एक सॉरी जो कंपाइलर होता है हमारा, वो जब पूरे कोड को पहले एक दफा सर्च करता है, ठीक है, उसमें जहां से उसको मेन वाला मेथड मिलता है ना, मेन में हम लोगों का मेन कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो मेन कोड हमारा होता है वो हम मेन वाले इसमें सेक्शन में लिखते हैं। और जो हमारा कंपाइलर होता है वो सबसे पहले मेन को जाके सर्च करता है और मेन को एग्जीक्यूट करता है कि मेन में क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो मेन का ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे समझ आ गई? आ गई है सर। ठीक है, अच्छा जी। तो आगे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हमारी मेन विंडो है जहाँ पे हमने सारा कोड करना है सिंबल्स की यूजिंग। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास आ गए मेन सिंबल्स, जो कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्राम के फ्लो को हमने डिस्कस करना है यूजिंग सिंबल्स फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट में, ठीक है। फ्लो चार्ट है ही कि एक प्रोग्राम का फ्लो हमने डिस्कस कर लिया यूजिंग सिंबल्स, मैंने आपको बताया। तो ये जो है ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी 6। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अभी आपके इस काम के ना 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 सिंबल्स आपको मैं अभी बताता हूँ, बाकी आपके काम के हैं नहीं, ठीक है। तो पहले ये सिंबल क्या है? अच्छा, ये सिंबल का, बल्कि पहले आपको मैं इनपुट आउटपुट बताता हूँ। इनपुट आउटपुट क्या है कि इनपुट का ये सिंबल होता है, ठीक है। आपका ये सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे जब आपका थ्योरी का एग्जाम होगा ना, तो उसमें जो आपका फ्लो चार्ट वगैरह आता है तो उसमें आपने ये चीज उसमें डालनी होती है कि इनपुट का ये सिंबल है, आप इनपुट के सिंबल में कुछ लिखोगे, आउटपुट का ये है, असाइनमेंट का ये है, कोई फंक्शन कॉलिंग का, कोई सिलेक्शन, ये आपको सिंबल सारे याद होने चाहिए, ठीक है, कि क्या सीन है। मैं साथ साथ आपको पेपर का भी गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर है अभी कुछ दिनों में मिड का, तो इस वजह से, ठीक है। कहीं पे कोई समझ नहीं आ रही है, मेरी स्पीड बहुत तेज है तो आप लोग बता सकते हो। अच्छा, इनपुट का हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, जो सिंबल है, इसको हम लोग कोई भी हमारे पास सिंबल है ना, आपने उसको सिलेक्ट किया यहाँ से और आपने उसको यहाँ पे कर दिया ऐड, ठीक है।
अब पहले आपने इसको सेव कर लेना है। मैं इसको कर लेता हूँ रैप्टर 1, ठीक है, कुछ भी आप सेव कर सकते हो। सेव कर लिया। अच्छा, ये अब आगे जनाब यहाँ पे अब आप कोई भी सिंबल आपने उठाया, अब इसी को क्लिक कर लो। इसको ड्रैग करने की पूरी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डालो। आप इसको सिंपली आपने इसको एक दफा किया हुआ ना सिलेक्ट, ये डालो, ये डालो, ये डालो, क्लिक किया एक दफा, एक दफा आप राइट क्लिक कर रहे हो, लेफ्ट क्लिक सॉरी, तो आपका वो हटता जा रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बटन से कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी हमने एक अभी छोड़ दी इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट में क्या हो रहा है, इनपुट में हमारा एडिट, हमने इसको करते हैं, या आप इसको डबल क्लिक करोगे तभी ओपन हो जाएगा। इनपुट में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर से हमने एक वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास इसके दो सेक्शंस हैं। अच्छा, आप में से कितनों को इनपुट और इन सिंबल्स का आइडिया है? अगर सबको है तो फिर मैं ज्यादा इसमें डिपनेस में आ जाऊँ टाइम, ताकि बच जाए आपका भी। बस 2 लोग, अच्छा अच्छा, खैर चले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट सिंबल है, ये हमारे पास, डबल क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें यूजर से वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो हम कोई भी वेरिएबल आपने बनाना है, हमेशा वेरिएबल्स को मीनिंगफुल नाम दें। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है, नाम उसको देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग डाल दो नंबर, कोई भी, मैं नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी, ये क्या सीन है, इंटर प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पे आपने वो चीज लिखनी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रिंग की जो डाटा टाइप होती है उसको कंपाइलर एज इट इज उठा के प्रिंट करवा देता है, कुछ भी कर देता है, उसको नहीं छेड़ता वो, उसके अंदर जो भी डाटा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालते हैं, ये हमने ये क्या करना है कि हमने यूजर को शो क्या करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर में तो स्टोर करवा रहे हैं, अब यूजर को नहीं पता कि हम लोग नंबर में स्टोर करवा रहे हैं। हमने उसको देना है कि यहाँ पे इनपुट, तो उसको आउटपुट देनी है, प्रॉम्प्ट देना है कि भाई इसमें एक नंबर इंटर करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी आपने डबल कोटेशन में लिखा है, आप इंटर नंबर, स्मॉल केस में लिखो, बड़े में लिखो, अपर केस में, लोअर केस में लिखो, या कुछ भी लिखो, आप उर्दू में लिखो, इंटर कर दो या वट एवर, इसमें कोई एरर नहीं आता। जो भी चीज आप स्ट्रिंग में लिखते हो उसमें एरर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको यहाँ पे बोला कि इंटर अ नंबर, ठीक है। अब हम इसको ओके करते हैं। अब ये क्या हुआ कि एंटर अ नंबर, इसको यूजर को प्रिंट करवाओ रन होने के टाइम पे, और नंबर में उसकी जो भी वो वैल्यू दे उसको स्टोर करवा दो। अब इसको रन करते हैं, फिलहाल एक ही को रन करते हैं। स्टार्ट हुआ, एंटर अ नंबर, ये देखें। अब एक कोटेशंस कभी भी प्रिंट नहीं होती, ये उसको एक सिंबल है कि उसको पता चलता है कि ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, एक तरह से डाटा टाइप की डिक्लेरेशन है ये, ठीक है। तो एंटर अ नंबर जो है ना, अब आपने, अब ये फॉर एग्जांपल हमने रन किया, हमने अब यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं अब उसको इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अब यूजर हूँ, मैंने प्रोग्राम को, जब प्रोग्राम रन हुआ है, अब मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने नंबर उसको दे दिया 7 और एंटर किया या ओके किया, रन हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये देखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं थी, एंड हो गया। लेकिन हमारे पास जो हमने काम करवाया, हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई, वो यहाँ पर हमारे पास स्टोर हो गई, ठीक है। इनपुट हमने ले ली यूजर से। अब इसके बाद हम कोई भी काम करेंगे तो नंबर जहाँ पे भी हम उसको यूज करवाएंगे ना, तो वो उसमें ये वैल्यू स्टोर है। जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे ये वैल्यू यही रहेगी, हम कोई भी जगह, किसी भी जगह उसको यूज कर सकते हैं। इनपुट समझ आ गई? जी सर। आगे सर आगे। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ना वैसे डिस्कस नहीं करते लेकिन चले। अच्छा जी, आगे हम लोग आ जाते हैं आउटपुट पे। ये हमारे पास सिंबल है आउटपुट का, ठीक है। हम इसको डालते हैं यहीं पे। अब ये देखें, इसमें सिंबल में डिफरेंस है, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है। अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिट किया, डाला। अच्छा जी, अब आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि
कोई भी चीज़ हमने जो यूज़र को प्रिंट करवानी है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ कि नंबर, अब मैं नंबर स्मॉल केस में लिखा है वेरिएबल, तो हमने सेम टू सेम नंबर यूज़ करना है, ठीक है? नंबर। अब मेरे यहाँ नंबर लिखने से क्या मुराद है कि आउटपुट करवा दो जो कि वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 स्टोर हुई थी ना नंबर में, तो नंबर में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको जस्ट प्रिंट करवा दो। आउटपुट का काम है यूजर को प्रिंट कराना। अब हम यहाँ पे डिफरेंट काम कर सकते हैं, ये देखो जैसे इसने हिंट दिए हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट कोटेशन वगैरह पे डाल के, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आउटपुट करता क्या है। इसमें भी जाएंगे, डन, ये रहा। अब हमने क्या किया कि इंटर अ नंबर प्रिंट करवाओ, और वो जो नंबर इंटर करे उसको नंबर में स्टोर करवा दो, और फिर उस नंबर को प्रिंट करवा दो जो कि यूजर ने एंटर किया था। इसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 8 स्टोर करवाया, 80 स्टोर करवा दो, कितने भी नंबर कितना बड़ा आप करवा दो, कोई इशू नहीं है। ओके, ये नंबर इसमें स्टोर हुआ। इसके बाद और फिर अगली स्टेटमेंट आउटपुट आ गई और ये इसने 80 को प्रिंट करवा दिया, यानी कि नंबर में जो भी वैल्यू प्रिंट स्टोर हुआ था उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आउटपुट क्या होता है? सर वो आउटपुट का जरा एक बार ओपन करें, वो एडिट ऑप्शन जिसके अंदर था। मैं बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास हम सेशन को एक्सटेंड करेंगे, टाइम कम है, ठीक है। ये लें जी, अब बताएं क्या वो। ठीक है सर, ये रेड क्यों आ रहा है सर ये नीचे, वो वो नंबर ये आ का रहा जो लिखा है? है, अब मैंने एन यू लिखा है, अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो ये आ गया, यानी कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है नंबर नाम से, तो हमने वो हमें एक सजेशन दे रहा है कि कहीं ये तो नहीं आप लिखना चाह रहे। मैंने एंटर दबाया, नंबर आ गया। वो जो रेड हो रहा है वो यही है कि हमें वो शो करवा रहा है कि आपने इस नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अब मैं अगर इसको नम एन बड़ा डालता हूँ तो ये देखो एन बड़ा डाला है, लेकिन वो नीचे शो ये करवा रहा है। अब अगर मैं इसको एंटर करवाता हूँ, डन करवाता हूँ, तो वो एरर देगा, देखना। केस में मसला आया ना, ये 65 क्यों करवाया इसने? केस सेंसिटिव नहीं है, इसको इंटर करवाया। ये लो, ये लो। अच्छा, इसमें आई थिंक केस सेंसिटिविटी नहीं होती, मैंने बहुत टाइम हो गया छोड़ा, तो मुझे शायद ये कंफ्यूजन हो रही है। चलो हम इसको, आपके पास ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि आगे जगह आके आप लोग जावा में जाते हो, पाइथन में जाते हो, वहाँ पे इशू होगा। आपने वेरिएबल का नाम सिंपली यही करना है कि आपने जहाँ पर भी वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया था उसको जो आपने स्टोर करवाया या कहीं पे आपने उस वेरिएबल को यूज किया, सेम टू सेम केस में लिखना है, ठीक है? वरना आपका एरर आ जाता है। इसमें नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मुझे अब याद नहीं है उसका। आमिर, नई मीटिंग बनानी है, ठीक है? अच्छा जी, तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ये आ गया इंटर नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास असाइनमेंट सिंबल है, यानी कि हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोड में हम लोग किसी वेरिएबल में वैल्यू को डालते हैं, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और भी इसमें डिफरेंट लॉजिक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, एक की जगह 2। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। इसको हम उसी तरह प्रिंट देते हैं, इंटर सेकंड नंबर। कुछ भी मीनिंगफुल लिखना है यहाँ पे, ताकि यूजर को जब हम वो शो हो रहा है तो उसको पता चले कि यहाँ पे मैंने क्या करना है। तो इसको हम स्टोर करवा देते हैं नंबर 2 में। फॉर एग्जांपल आप स्पेस नहीं दे सकते, इसमें स्पेस दोगे तो नहीं हो सकता। अंडरस्कोर डाल के डाल दो अगर इतना मसला हो रहा है, लेकिन ये आपने इस तरह ही करना है। स्टार्ट किया। नेमिंग कन्वेंशन जब आपने पढ़े होंगे, मैं अब इतनी डीपनेस में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमने क्या किया कि एक नंबर यहाँ पे स्टोर करवाए, एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाया नंबर 2 में, और यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम लोग अभी फिलहाल ये आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या करता है। अब हमने क्या किया था एक नंबर है, एक नंबर 2 है। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का सम हो जाए, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन हो जाए, कुछ भी सम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सम फॉर एग्जांपल हम सम के नाम में वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लेते हैं, और नंबर प्लस नंबर 2, ठीक है। ये सही है, हाँ सही है। अब हमने यहाँ पे इसको क्या कहा है कि ये सम के नाम का एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाए मेमोरी में, जिसमें नंबर 2 यानी कि ये वाला नंबर जो यहाँ पे इंटर हो, प्लस नंबर
दिस, पहला वाला नंबर और दूसरे वाले नंबर दोनों का सम हो जाए। यहाँ पे हम लोग ये इसको एज ए सम ऑपरेटर यूज करें, एज ए एडिशन ऑपरेटर यूज करें। ये जो है ना सम का प्लस का सिंबल, ये एक जगह पे कॉन्केटिनेशन में भी होता है, वो मैं आपको फिर बताता हूँ, अभी आप यहीं तक रहो। हमने इसको क्या किया कि इसमें हमने एक लॉजिक पास कर दी, एक इसको वैल्यू असाइन कर दी सम को। असाइनमेंट ऑपरेटर इसीलिए इसे कहते हैं कि इस सम को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि इन दोनों वेरिएबल में जो जो नंबर स्टोर है उनका सम करो और उसको सम में स्टोर करवा दो। ओके किया। अब इसमें हम लोग नंबर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं कि जो सम में वैल्यू आई है फाइनल उसको प्रिंट करवाएं। यहाँ तक समझ आ गई है कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं? आगे सर आगे। अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि इसमें दो नंबर ले और उसका सम ले ले। अब इसको रन करते हैं। अब पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इंटर नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने 23 दिया, ओके। इंटर सेकंड नंबर 8 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं कि अगर आप इसमें कोई लेटर डाल देते हो फिर क्या होगा, ये वो आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है और मुझे अगले सेशन में बताना है कि हमने ये चीज़ एक्सप्लोर किया। मैं पूछूंगा अगले सेशन में आपसे, ठीक है। 8 डाल दिया। अब ये अगले में गया था, अब क्या हुआ था, पहले में जब हमने किया था तो 23 स्टोर हो गया था, यानी कि इसमें इस स्टेटमेंट के बाद ये चीज़ स्टोर हो गई। नंबर 2 में हमने 8 डाला, 8 स्टोर हो गया। अब सम में ये चीज़ जब एग्जीक्यूट हुई है ना, अब क्या हुआ कि नंबर प्लस नंबर 2, 23 प्लस 8 इज इक्वल टू 31, वो हमने सम में स्टोर हो गया, यानी कि 31 की वैल्यू सम में स्टोर हुई। फिर आ गया कि प्रिंट सम, आउटपुट में हमने डाला था कि सम की वैल्यू को प्रिंट करवाएं। इसको इग्नोर कर दें क्योंकि हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इस वाली एग्जीक्यूशन का ये आउटपुट है 31, यानी कि उसके बाद से हमें बताया कि रन कंप्लीट हो गया। 31 हमारे पास प्रिंट हो गया क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला कि सम इज 31 या कुछ भी हमने वो नहीं डाले, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ। सिर्फ मैंने अभी आपको ये बताया कि वैल्यू इसकी प्रिंट कैसे हो रही है। तो ये हमारे पास ये चीज़ थी कि हमने दो वैल्यूज को सम करवाना है। समझ आ गई यहाँ तक? यस आगे सर आगे। जी सर आ गई। मलिक भाई 10 मिनट रहते हैं। अच्छा, अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। इसमें अच्छा हमारे पास एक और चीज़ है, ये आपने इसको राइट क्लिक किया या किसी भी स्टेटमेंट को आप करते हो, ठीक है। ये किया, दो को इकट्ठा नहीं कर सकते, सॉरी, ये कमेंट कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अब ये क्या है, ये हमारे पास ये है कि हमने कोटेशंस के अंदर कुछ लिख दिया। फॉर एग्जांपल हम अपने लिए हिंट दे रहे हैं। अब हम इसमें क्या करें इस प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल कि सम ऑफ टू, कुछ भी आप बड़ा छोटा कुछ भी लिख सकते, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एंटर किया, सॉरी डन किया, ये देखो ये आ गया सम ऑफ टू नंबर्स। अब ये जस्ट एक हिंट है, जब हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना, उसमें ये चीज़ स्टोर नहीं होगी, ये चीज़ शो नहीं होगी कि आपने ये कुछ लिखा है। ये जस्ट आपके लिए है, जब आप कोड ओपन करोगे, जब आप बड़े कोड लिखते हो ना, उसमें आपको 7 कमेंट देने पड़ते हैं। हर लैंग्वेज में अपना तरीका होता है कमेंट में, सिंटैक्स कैसे देना है उसका। लेकिन ये चीज़ आपके पास जस्ट आपको शो होगी कोड में कि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो कमेंट देना अच्छी बात होती है, जब आप पेपर में करोगे तो वो सर को भी पता होगा कि आपने यहाँ पे क्या काम किया है, आपको भी पता होगा कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। तो ये एक और इसका पर्पज है। आप मल्टी कमेंट्स दे सकते हो, यहाँ पे आप इसको एक और दे दो, फॉर एग्जांपल ABC कुछ भी कर देते हैं, तो ये मल्टीपल कमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बहुत है या हम लोग आगे इसको चलें? सर वो सिलेक्शन वाला अगर पढ़ा दे तो साथ ही। सिलेक्शन साथ ही करवा दें? जी सर। बाकी लोग क्या कहते हैं, इतना बहुत है या आगे चलें? करवा दे सर, वो सिलेक्शन लैब में भी कर लिया है। चलो फिर सही है। अच्छा जी, मतलब सिलेक्शन आपने लैब में कर लिया तो फिर ये आपको इतना बेसिक समझाने की जरूरत तो नहीं थी कि क्या क्या हो रहा है, ऐसे ही है। जी बस वो थ्योरी नहीं आती थी, जो थ्योरी आपने पढ़ाई है वो तो प्रैक्टिकल किया था। अच्छा चलो, सिलेक्शन सिलेक्शन हमारे पास सिंबल क्या है, अभी हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, एक सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था कि वैल्यू असाइन होती है, तो अभी तक फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को कट कर देता हूँ।
मैंने आपको बताया था कि वैल्यू हम खुद से भी असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। तो हमने पहले क्या किया था कि सम लिखा था, उसमें नीचे लॉजिक दे दी थी कि 2 नंबर्स को सम कर दो। लेकिन अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नम नाम का वेरिएबल, हम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं 5 फॉर एग्जाम्पल, इंटर कर दिया। अब भी हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, रन किया, नम में वैल्यू स्टोर हो गई। देखा, ये 2 तरीके थे इनपुट लेने के जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताए थे। ठीक है, ये बगैर इसके कुछ नहीं होता, इसको क्लियर कर देते हैं, आपको इजी रहे ताकि। अच्छा जी, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ जो मैंने कट किया था। अच्छा, अब हमको मैं सिलेक्शन करवाता हूँ। सिलेक्शन भी इसी बेस पे कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये सम हमने किया 2 नंबर्स का, अगर तो वो सम ग्रेटर देन 0 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो कर दे कि सम इज पॉजिटिव, और अगर वो नहीं है तो उसको वो कर दे कि सम इज नेगेटिव। ठीक है, हमारी अपनी मर्जी की वो है ना कंडीशंस, तो हम अपनी मर्जी से उसको लेके चलते हैं। ये सिंबल हमारे पास है इसका सिलेक्शन का। ठीक है, ये हमारे पास है लूप का स्ट्रक्चर, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं करना। ये हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का है, अभी भी हमने इसको डिस्कस नहीं करना। ठीक है, साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन का सिंबल। अच्छा, सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सिलेक्शन क्या है कि हमने एक कोड में एक कंडीशन पास की है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सम इज ग्रेटर देन, if sum is greater than 0 तो sum is positive, अदरवाइज एल्स उसको कर दे वो नेगेटिव में। ठीक है, तो एक कंडीशन हम लोग देते हैं जिसकी बेसिस पे वो रिजल्ट को एवेल्युएट करता है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स होने के बाद हमारा एक हमने डेडिकेटेड पाथ होता है हमारे पास। अब ये ट्रू वाली साइड है और ये फॉल्स वाली साइड है, मैं आपको करके बताता हूँ, जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ। अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो वो प्रोग्राम पूरा का पूरा इस फ्लो में चला जाएगा, वो इसको छोड़ देगा, यहाँ पे हमने जो काम भी किया होगा इसमें वो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर जो वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इसको छोड़ देगा, इस तरफ चला जाएगा। यानी कि एक कंडीशन की बिहाफ पे उसको एवेल्युएट करके प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड किया जाता है। ये चीज समझ आई है जो मैंने बोली है? रिपीट करिएगा सर। इफ एल्स जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, इफ देन एल्स होता है बेसिकली ये पूरा। ठीक है, अब इफ देन एल्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ सम इज ग्रेटर देन 0 देन सम इज पॉजिटिव प्रिंट करवा दे, एल्स सम इज नेगेटिव प्रिंट करवा दे। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट है। तो हमने क्या किया कि हमने जो यहाँ पे कंडीशन पास की है कि सम इज ग्रेटर देन 0, हमने उस कंडीशन को एवेल्युएट किया, और उस कंडीशन को एवेल्युएट करने के बाद हमने उसकी बेसिस, रिजल्ट की बेसिस पे, ट्रू या फॉल्स, उसकी बेसिस पे हमने प्रोग्राम का फ्लो को डिसाइड किया कि प्रोग्राम राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, या आप लोग कह लो कि ट्रू की तरफ जाएगा या फॉल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, समझ आ गई है? मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ या फॉल्स की तरफ जाएगा, ये नहीं होगा कि ट्रू की तरफ भी जाए और फॉल्स की तरफ भी जाए। कंडीशन की बेस पे उसको पता चलेगा कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। आ गई समझ? यस सर। आगे सर आगे। ठीक है, अच्छा अब इसको कोड में लिखते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मेरी अपनी मर्जी की कंडीशन है, आप लोग अपनी मर्जी की दे सकते हो, इसमें हमें कोई कोटेशन डालने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या वेरिएबल स्टोर किया था, सम वाला, SUM, हम वही लिखेंगे, सम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ सम इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें डिफरेंट केसेस आ सकते हैं कि वो 0 की इक्वल है तो फिर क्या होगा या कुछ भी, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना ही चलते हैं, आपको पता चले कि कंडीशन एवेल्युएट कैसे होती है। फिर उसमें एंड डाल के और डाल के आप लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, पहला सेशन है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग बेसिक बेसिक चलो, आपको ताकि बेस से समझ आए कि चीज़ क्या है सारा। ठीक है, सम इज ग्रेटर देन 0, हमने इसमें ये डाल दी, हमने कोई कोटेशन नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले। कोटेशन मैंने आपको बताया है, फिर बता रहा हूँ कि कोटेशंस में जो चीज़ भी हम लिखते हैं वो कंपाइलर उसको कोई परफॉर्म नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता, एज इट इज प्रिंट करवा देता है। तो हमने यहाँ पे एज इट इज प्रिंट तो नहीं करवाना, हमने कंडीशन इवेल्युएट करवानी है, यानी कि वो इसमें पहले सम के वेरिएबल को रीच करेगा। यहाँ पे वो वैल्यू आई थी ना जो हमने स्टोर करवाई थी कि 6 है, तो वो फॉर एग्जांपल 6 है तो वो बताएगा, इसको अप्रोच करेगा और इस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा कि इसमें फॉर एग्जांपल वैल्यू 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो वो अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि वो इस तरफ चला जाएगा, यस वाली साइड पे, और अगर तो वो नहीं है तो वो जाएगा नो वाली साइड पे। ठीक है, तो वो ये हम जो भी चीज़ दे रहे हैं इसको इवैल्यूएट करेगा, इसकी वैल्यू को रीच करेगा और देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। ये चीज़ समझ आई है?
आ गई है सर, आ गई। ठीक है, ये हमने डाला, इसमें कंडीशन डाली है। अब हमारे से प्रोग्राम का फ्लो ये आ रहा है, देखो पहले हमने नंबर पहला स्टोर करवा लिया, दूसरा नंबर स्टोर करवा लिया। अब हमने इसको कहा कि इसका सम ले लो, ठीक है, मैंने बताया आपको। फिर यह है कि प्रिंट सम, आपका ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये हटाना भी चाहो तो हटा लो, लेकिन ये है कि मैं आपको अभी सर जस्ट बता रहा हूँ। तो प्रिंट सम यानी कि वो जो सम आया उसको प्रिंट करवाओ। पहले हमारे पास 31 वैल्यू आई थी, अब वो आ गई, फॉर एग्जाम्पल उसी को लेके चलते हैं। 31 अगर आ गई है तो वो सम इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 31 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है। बात कॉल सही एंड है। होने वाली, क्या हुआ? कॉल एंड होने वाली है।